गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं, हमारा नया टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग वेक्टर। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लोनिंग वेक्टर PBR322। ये ई कोलाई का आर्टिफिशियल वेक्टर है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और सभी कंसेप्ट को नोट करेंगे। ठीक है, मैं हूँ डी भवानी सिंह, PGT बायोलॉजी। चलिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ अ वेक्टर और क्लोनिंग वेक्टर और वेक्टर डीएनए। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी 2 से 3 बार आ चुका है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। बेसिकली वेक्टर्स या वेक्टर डीएनए क्या है, इसको हम कहेंगे डीएनए मॉलिक्यूल दैट आर कैपेबल इन कैरिंग ए फॉरेन डीएनए सेगमेंट इनटू द होस्ट सेल। मतलब जो कि एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जो कि फॉरेन डीएनए सेगमेंट को किसी होस्ट में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, उसी हम क्या कहते हैं, वेक्टर डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वेक्टर डीएनए के साथ में अगर हम अपना डिज़ायर डीएनए अटैच कर दें और इसको हम होस्ट में ट्रांसफ़र कर दें, तो जो हमारा डिज़ायर गोल है वो अचीव हो जाता है। चलिए हम वेक्टर के केस में क्या यूज़ करते हैं ये हमें ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, और पहले के टॉपिक्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लाज्मिड क्या है। बेसिकली प्लाज्मिड एक सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। ये सर्कुलर डीएनए है और इसकी एक कैपेबिलिटी है कि ये ऑटोनोमसली रिप्लिकेबल है। मगर अगर आपने किसी प्लाज्मिड में अपना डिज़ायर डीएनए अटैच कर दिया और इसको होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये उसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा और अपनी डिज़ायर कॉपीज़ बनाएगा, जिससे हमारा डिज़ायर गोल अचीव हो सकता है। तो प्लाज्मिड क्या है, ऑटोनोमसली रिप्लिकेबल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए, और इसमें हम PBR322 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम वेक्टर के रूप में बैक्टीरियोफेग वायरस को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियोफेग वायरस कैपेबल है कि ये अपने डीएनए को किसी भी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है। अगर हम कोई डीएनए फ्रेगमेंट्स बैक्टीरियोफेग में एंटर कर दें तो उससे क्या होगा, वो उस फॉरेन डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए में ट्रांसफ़र कर देगा, ज्वाइन करने में कैपेबल है। तो हमारा जो वेक्टर का रोल है प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेग दोनों से ही अचीव हो सकता है, बट वी हैव टू यूज़ ओनली प्लाज्मिड इन दिस चैप्टर एंड दिस टॉपिक। अच्छा, कॉपी नंबर से क्या है कंसेप्ट, कॉपी नंबर हमें ध्यान रखना है कि सभी जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं इसके अंदर जो वेक्टर डीएनए प्रेजेंट होता है वो अपनी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाने में कैपेबल है। जैसे हम ई कोलाई बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें जो वेक्टर प्लाज्मिड है ये अपनी 80 to 100 कॉपीज़ बना सकता है, और ये नंबर सेल टू सेल बैक्टीरियल सेल वरी करती है। तो हमारे लिए कंसेप्ट ध्यान रखना है कि ये 1 to 100 कॉपीज़ बना सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे PBR322। ये ई कोलाई बैक्टीरिया का हमारा प्लाज्मिड है। ये सबसे बेस्ट नॉन वेक्टर है हमारे लिए PBR322, ये ध्यान में रखना है। और एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो डायग्राम है वो आपको नोट करना है। इसकी लेबलिंग लास्ट टू लास्ट ईयर भी आ चुकी है, और इसकी जो साइट्स हैं जिनको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में, उनको आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स में ये लेबलिंग का क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में बोर्ड में आता रहता है। ओके, और बाकी आपके एंट्रेंस और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी। हाँ जी, तो हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारा PBR322 में। सबसे पहले तो ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर है। सेकंड, इसको डेवलप किया था 1971 में 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बॉलिवर एंड रॉड्रिक्स, और इसके नाम में भी हम जान सकते हैं कि P4 प्लाज्मिड, BR4, ये जो दोनों वर्ड हैं ये दोनों साइंटिस्ट के नेम से लिए गए हैं, बॉलिवर एंड रॉड्रिक्स से। और 322 वो स्टेन नंबर है जिसमें हमें ये प्लाज्मिड हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया था, या बॉलिवर रॉड्रिक्स ने इसको एक्सट्रैक्ट किया था। इसके इंपॉर्टेंट फीचर है, इसकी कुछ साइट्स हैं जैसे ओरी, जिसे हम ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं, इस साइट को ओरी कहा जाता है। सेकंड है हम सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं, इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं AMPR, इससे मतलब है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट।
ओके। और TETR से मतलब है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। ये दोनों ही साइट सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज़ होती हैं। इसके अलावा ROP जो साइट है इसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी जब भी रिप्लिकेशन होना होता है उसके लिए जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो इस कोड से सीक्वेंस होती है। बेसिकली ये PBR322 एक DNA ही है, एक जेनेटिक मटेरियल है, ये एक सर्कुलर DNA है। ये हमें ध्यान रखना है, ये क्या है, एक सर्कुलर DNA है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। इसके अलावा हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि हम प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कुछ कौन कौन से अलग हम वेक्टर्स यूज़ करते हैं। ओके। और इसके अलावा हम रिकॉम्बिनेंट सिलेक्शन की हमने ये ऑलरेडी ये प्लाज्मिड बना दिया है और इसको हम होस्ट में इंट्रोड्यूस कर देंगे, बट हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारा जो होस्ट है वो रिकॉम्बिनेंट है, उसमें हमारा डिज़ायर्ड प्लाज्मिड है वो एंटर कर गया है और हमारा जो फॉरेन DNA था वो बिल्कुल एग्जैक्ट साइट पर ही अटैच हुआ है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम करेंगे रिकॉम्बिनेंट सिलेक्शन मेथड। उसके लिए 2 मेथड्स हैं, वो हम दोनों यूज़ करेंगे और डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ओरिजिनल ऑफ रिप्लिकेशन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, बेसिकली ओरी क्या है आप इसको देख सकते हैं। ये एक DNA की सीक्वेंस है प्लाज्मिड पर जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, कॉपी बनना स्टार्ट होता है। हमेशा रिप्लिकेशन इसी प्रोसेस में यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट होगा। ओके। सेकंड थिंग है कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये वो पोजीशन है जहाँ पर अगर हम अपने फॉरेन DNA को ज्वाइन कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, तो रिप्लिकेशन जब भी होगा होस्ट में इसकी कॉपीज़ बनती रहेंगी। और इसके अलावा ओरी ये भी कंट्रोल करता है कि होस्ट में इसकी कितनी कॉपी बननी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस किया था कि ई कोलाई में जो कॉपीज़ होती है 1 to 100 है। अगर हमने अपने फॉरेन DNA को इसमें अटैच कर दिया है और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो फाइनली जब भी इसमें रिप्लिकेशन होगा, इसका रिप्लिकेशन होगा प्लाज्मिड का, हमारे डिज़ायर्ड होस्ट के अंदर इसकी 1 to 100 कॉपीज़ डेवलप हो जाएंगी, बन जाएगी। तो हमारा जो गोल है वो ईजिली अचीव हो जाएगा। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है हम सेलेक्टेबल मार्कर्स के रूप में एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं। ये एंटीबायोटिक्स कैसे, बेसिकली अगर हम इनको जानें तो ये एंटीबायोटिक सीक्वेंस जो हैं ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। बेसिकली ये एक जीन सीक्वेंस ही हैं। इन जीन सीक्वेंस की वजह से जो बैक्टीरिया है उसमें एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट डेवलप होता है और इसी कैपेबिलिटी को हम यूज़ करते हैं एज ए सेलेक्टेबल मार्कर टू आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। चलो इसको बात कर लेते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में। हम कुछ साइट्स हैं बैक्टीरिया में जैसे एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन, इससे रेजिस्टेंट साइट्स हम यूज़ करते हैं। अच्छा, जिस भी बैक्टीरिया में और इसी के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं सेलेक्टेबल होस्ट वेक्टर DNA को, जिसमें भी हमारा डिज़ायर्ड फॉरेन DNA अगर इन स्पेसिफिक साइट पे जुड़ जाता है तो उस प्लाज्मिड और उसको मतलब कैरी करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका रेजिस्टेंट है वो ख़त्म हो जाता है और फाइनली जब उसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं तो वो डैमेज हो जाता है, किल हो जाता है। और इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया को, होस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। वो हमारे प्रोसेस से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए सेलेक्टेबल मार्कर हैं, वो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। चलिए क्लोनिंग साइट इन वेक्टर DNA इसको डिस्कस करते हैं। क्लोनिंग साइट बेसिकली क्या है? वेक्टर DNA शुड हैव ओनली सिंगल क्लोनिंग साइट टू लिंक फॉरेन DNA फ्रेगमेंट। अच्छा, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लास्ट ईयर बोर्ड में ये ऑलरेडी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है, 2 और 3 मार्क्स में। वो इसलिए कि किसी भी प्लाज्मिड के अंदर सिर्फ रिकॉग्निशन साइट सिर्फ एक ही होनी चाहिए। अगर किसी प्लाज्मिड में रिकॉग्निशन साइट एक होगी तो हमारा फॉरेन DNA भी जब कट होगा तो उसी स्पेसिफिक साइट पे ज्वाइन होगा और फाइनली इस प्लाज्मिड में सिर्फ एक रिकॉग्निशन साइट होगी और उसी की वजह से DNA लाइगेज उसे ज्वाइन कर देगा और रिकॉम्बिनेंट DNA ट्रांसफ़र हमारा डेवलप हो जाएगा। बट अगर इसमें रिकॉग्निशन साइट ज़्यादा होती हैं तो
तो होगा क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट कर देगा, और फ्रेगमेंट करने से ये पूरा का जब पूरा प्रोसेस है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और इसके ज़्यादा फ्रेगमेंट होने से हमारा वेक्टर डीएनए ये भी डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए रिकॉग्निशन साइट हमेशा सिंगल होनी चाहिए, और यही हमारे लिए बेनिफिशियल है। इससे हमारा फॉरेन डीएनए सिर्फ स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही अटैच होगा। अब हम बात करते हैं कुछ वेक्टर्स की जो हम प्लांट्स और एनिमल्स में यूज़ करते हैं, प्लांट्स और एनिमल में। अच्छा, प्लांट में यूज़ करने के लिए हम एक ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं। ये टीआई प्लाज्मिड जो हमने लिया है ये बेसिकली एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफैसिएंस। इससे यूज़ करते हैं, इसी से ये प्लाज्मिड हमें कलेक्ट किया है। अच्छा, ये क्लोनिंग वेक्टर है, और जब भी टीआई प्लाज्मिड किसी डाइकोट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो उसके अंदर ट्यूमर इंड्यूस होते हैं। बेसिकली टीआई प्लाज्मिड किसी भी सेल में, नॉर्मल सेल में अगर एंटर कर दिया जाए तो उसके अंदर ट्यूमर इंड्यूस कर देगा, और फाइनली ये ट्यूमर इंड्यूस सेल कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक हैं इंसेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्लांट के अंदर टीआई प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो उसके अंदर सेल में ट्यूमर डेवलप होना शुरू होगा, और जब कोई इंसेक्ट या अनवांटेड पैथोजन बैक्टीरिया या इंसेक्ट उस प्लांट को कंज्यूम करने की कोशिश करता है तो कंज्यूम करने पर उस सेल्स में से कुछ ट्यूमर सेल्स और केमिकल रिलीज होंगे जो कि उस पैथोजन को किल कर देंगे। इस तरीके से प्लांट में एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो हम अपने डिज़ायर्ड डीएनए को प्लांट्स की सेल्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए टीआई प्लाज्मिड को भी एज ए वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं एनिमल्स के केस में। तो एनिमल्स के केस में हम 3 वायरस हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। इनमें से फर्स्ट है रिट्रोवायरसिस। रिट्रोवायरसिस वो वायरस हैं जिनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा, हम सब कह सकते हैं, बहुत ही डेलिकेट वायरस हैं। इसके अलावा एडिनो वायरस है। इसके अलावा हमारे पास है पेपिलोमा वायरस। पेपिलोमा वायरस ही वही वायरस है जो कि ह्यूमंस में अगर हम स्टडी करते हैं तो यूट्रस कैंसर, सर्विक्स कैंसर जो इंट्रोड्यूस होता है वो पेपिलोमा वायरस से ही होता है। इवन ह्यूमंस में जो ओरल और थ्रोट कैंसर है उसके पीछे पेपिलोमा वायरस ही इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए ये वायरस हैं, इनको भी हम एज ए वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए, एक कुछ खास कंसेप्ट है। इनमें क्या खासियत है, ये किसी भी एनिमल सेल में अगर एंटर कर जाएं तो उनकी नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इन वायरसेस को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इन वायरसेस के पास अपना एक डीएनए है, और ये डीएनए ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो इसलिए सबसे पहले इसको डिसआर्म करना होता है। इस बैक्टीरिया, हम जानते हैं कि जो वायरस है इसकी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। आउटर प्रोटीन कोट होता है और इनर प्रोटीन कोट है, उसके अंदर जो वायरल डीएनए होता है या वायरल आरएनए होता है। तो सबसे पहले इस वायरल आरएनए को, जो कि इस तरह की डिजीज़ क्रिएट करता है, उसको रिमूव करना होता है। इसी को हम कहते हैं डिसआर्म प्रोसेस। और फाइनली इस वायरस को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इस वायरस में हम अपना फॉरेन डीएनए ट्रांसफ़र कर दें या ज्वाइन कर दें तो फाइनली ये वायरस एनिमल सेल के अंदर हमारे उस फॉरेन डीएनए को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो हम वेक्टर्स फॉर प्लांट एंड एनिमल क्या यूज़ करते हैं? प्लांट्स के लिए हम टीआई प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, और एनिमल्स के लिए हम रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस एंड पेपिलोमा वायरस को यूज़ करते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं कि आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो प्लाज्मिड में ज्वाइन कर दिया है या आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो प्लाज्मिड है या बैक्टीरिया है वो आपके डिज़ायर डीएनए सीक्वेंस में ज्वाइन हो गया है, और रिकॉम्बिनेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? चलिए, इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे जो प्लाज्मिड है इसमें कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट हैं, जैसे इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट है। ओके, तो प्लाज्मिड है, इन्हीं को हम, ये रेजिस्टेंट जीन साइट है जिनको हम यूज़ करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में। अगर हमारा फॉरेन डीएनए BAM-H1 साइट पर ज्वाइन हो जाता है तो हमारी इस जीन की सीक्वेंस जो है ये चेंज हो जाएगी, और ऐसे में जब इस प्लाज्मिड कंटेनिंग बैक्टीरिया को हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे
तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया और इस जीन को डैमेज कर देगी और फाइनली जो बचेंगे उनको हम यूज़ कर सकते हैं दूसरे सेकंड प्रोसेस के लिए। उसके बाद में बचे हुए जो हमारे पास में जो बैक्टीरिया स्टेन है उसको हम नेक्स्ट एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन से ट्रीट करते हैं। अगर उसमें भी एम्पिसिलिन ज्वाइन हो गया है, फॉरेन डीएनए किसी गलत पोजीशन पर ज्वाइन हो गया है, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन सीक्वेंस चेंज हो जाएगी और हमारी एंटीबायोटिक उन बैक्टीरियाज को भी किल कर देगी। लास्ट में हमारे पास में वो बैक्टीरिया बचेंगे जिसमें ये दोनों ही सीक्वेंस के अंदर डीएनए, फॉरेन डीएनए ज्वाइन नहीं हुआ है, या वो ओरी पर जुड़ा है, या रिप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन पे, या हमारी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस में वो ज्वाइन हुआ है। इस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट स्लाइड है आपके लिए इसको समझने के लिए कि आपके पास में एक प्लाज्मिड है, आपने इस प्लाज्मिड के अंदर आपका फॉरेन डीएनए ज्वाइन कर दिया और सपोज ये फॉरेन डीएनए ज्वाइन हो गया है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट WAMH1 साइट के साथ में, और फिर इस बैक्टीरिया वेक्टर कंटेनिंग बैक्टीरिया को जब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मीडियम में डालेंगे तो आप जानते हैं कि जीन की सीक्वेंस चेंज हो गई है और सीक्वेंस चेंज होने से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है वो ख़त्म हो चुका है और फाइनली ये बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, इनकी डेथ हो जाएगी और ये इलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचे हुए हमारे पास जो स्टेन है इसको हम सेकंड एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन से ट्रीट करते हैं और एम्पिसिलिन से ट्रीट करने के बाद क्या होगा, इस प्लाज्मिड में अगर एम्पिसिलिन ज्वाइनिंग वाली साइट पर, रेजिस्टेंट साइट पर अगर प्लाज्मिड ज्वाइन हुआ है, हमारा फॉरेन डीएनए ज्वाइन हुआ है, तो इसकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट का सीक्वेंस चेंज होगा और फाइनली एम्पिसिलिन बैक्टीरिया जो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है वो इसको किल कर देगी और किल करने की वजह से ये हमारे पास में जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। लास्ट में हमारे पास दूसरा स्टेन बचेगा। हम उस रिमेनिंग बैक्टीरिया स्टेन्स को अब हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो फॉरेन डीएनए अगर वो रिकॉग्निशन साइट पे ही सीक्वेंस पे ज्वाइन हुआ है, ओरी पर ज्वाइन हुआ है, तो वो दोनों ही एंटीबायोटिक्स कंटेनिंग मीडियम में सरवाइव कर सकता है। मतलब कुछ बैक्टीरिया जिनमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पे ज्वाइन हुआ था वो भी एलिमिनेट हो गए, कुछ बैक्टीरिया जिनमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट पर फॉरेन डीएनए ज्वाइन हो गया था वो भी एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास में जो बैक्टीरिया स्टेन बचेगा वो उसमें कैपेबिलिटी होगी कि वो दोनों ही एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम में सरवाइव कर सकते हैं, और जो सरवाइव कर सकते हैं वो सारे के सारे ट्रांसफॉर्म्ड हैं, और ट्रांसफॉर्म हैं उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं वो सभी बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स या एंटीबायोटिक्स के यूज़ करके हम सेलेक्टेबल मार्कर को यूज़ करके नॉन ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म दोनों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक प्रोसेस और है, मैंने सेकंड प्रोसेस के बारे में आपसे डिस्कस किया था, वो है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पहला तो है अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर भी कहते हैं इसको, और इसके केस में हम एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस क्या है, बेसिकली जब भी इन बैक्टीरिया में को हम कुछ सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं तो इसमें कुछ कलर इंड्यूस होता है, और इस कलर इंड्यूस होने की बेसिस पे ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है क्या ट्रांसफॉर्म्ड है, रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसे डिटेल में कि हमारे पास में एक बैक्टीरिया है जिसमें रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कलर प्रोडक्शन के बेसिस पे, क्योंकि हम इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं क्रोमोजेनिक एक सबस्ट्रेट को यूज़ करते हैं। सपोज रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद द कोडिंग जीन सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। आप जानते हैं कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज को मेटाबलाइज करने की सीक्वेंस होती है। अगर हमने अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन सीक्वेंस की कोड में इसको ज्वाइन करवा दिया है तो फाइनली क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज सीक्वेंस चेंज होने से एंजाइम नहीं बनेगा, और अगर हम इसको गैलेक्टो शुगर प्रोवाइड करते हैं तो गैलेक्टो शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या होगा, हम इसको कोई कलर प्रोडक्शन नहीं होगा और हम इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी,
Suppose recombinant DNA is inserted within the coding sequence of enzyme beta galactosidase. अब रिजल्ट क्या होगा इसका? इसकी वजह से इनएक्टिवेशन हो जाएगा एंजाइम का, और एंजाइम का अगर इनएक्टिवेशन हो गया तो इससे सबस्ट्रेट कन्वर्ट नहीं होगा और हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा। साथ में बैक्टीरिया कॉलोनी जो कि ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड है को कंटेन करती हैं, उस केस में कोई कलर भी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो हम उस बैक्टीरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। जबकि वो बैक्टीरिया जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं एंटर किया है वो सबस्ट्रेट के साथ में ब्लू कलर इंड्यूस करेगा, तो ये ब्लू कलर वाली कॉलोनी हमारे किसी काम की नहीं है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे और सिर्फ जिसमें कोई कलर नहीं आया है वही हमारी डिजायर्ड कॉलोनी है जिसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को यूज़ करते हुए भी हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और हैं जिसे हम एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें एक तो इसका डायग्राम ध्यान में रखना है, इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और इस कंसेप्ट को 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। उस केस में इसकी लेबलिंग विद डायग्राम और इसके इंपॉर्टेंट साइट्स के फंक्शन, फॉर एग्जांपल PBR 322 को किसने डिस्कवर किया और ये आर्टिफिशियल DNA प्लाज्मिड है, इसको कब डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया और इसके क्या फंक्शन है, इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था, इसकी इंपॉर्टेंट साइट ओरी का क्या फंक्शन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। सपोज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट वी यूज़ एज सेलेक्टेबल मार्कर, यानी एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया था, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा हम सिलेक्शन कैसे करते हैं रिकॉम्बिनेंट का, नॉन रिकॉम्बिनेंट का, तो ये कंसेप्ट है, ये हमें ध्यान में रखना है। आई होप यू लाइक इट। एक बार फिर आप सभी स्लाइड्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप नोट कर सकते हैं। यह है फर्स्ट स्लाइड जिसमें PBR 322 के लिए हमने डिस्कवर किया था, बॉलिवर रॉड्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था हमने। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हमने ओरी के बारे में डिस्कस किया, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, DNA की एक सीक्वेंस है जहां पर हमें फॉरेन DNA को ज्वाइन करना होता है जो कि कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को। नेक्स्ट है सेलेक्टेबल मार्कर, इनके केस में हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स और एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया था, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन को हमने डिस्कस किया। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्लोनिंग साइट के बारे में डिस्कस किया था। क्लोनिंग साइट की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर सिंगल क्लोनिंग साइट होगी तो सिर्फ एक ही फ्रेगमेंट बनेगा और डिजायर्ड DNA वहाँ ज्वाइन हो जाएगा, उसी को हम रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं। और ज़्यादा अगर रिकॉग्निशन साइट होती हैं तो प्लाज्मिड के फ्रेगमेंट हो जाएंगे और वो हमारे लिए नॉन यूजफुल होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हमने वेक्टर्स को डिस्कस किया कि हम प्लांट और एनिमल्स में कौन सा यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखना है TI प्लाज्मिड कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफैसिन से, जो डाइकोट प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक है और नॉन नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में प्रोड्यूस करता है और इंसेक्ट्स को भी किल कर देता है। इसके अलावा एनिमल्स में हमने रिट्रोवायरस, एडिनोवायरस और पैपिलोमा वायरस को स्टडी किया जिससे कैंसरस सेल प्रोड्यूस होती हैं। और फिर हमने रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने के लिए मेथड को स्टडी किया। इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को स्टडी करने के लिए और सेलेक्ट करने के लिए। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स जो होती हैं वो किल हो जाती हैं। और साथ में इंसर्शनल, इनएक्टिवेशन, अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर क्रोमोजेनिक सब्सटेंट के साथ में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे फिर दोबारा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।